हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए, आप सब कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, स्टडी किस प्रकार से चल रहा है? आप इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं? ठीक है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है। टुडेज टॉपिक इज़ इकोनॉमिक, मतलब सब्जेक्ट इकोनॉमिक है और टॉपिक है इन्फ्लेशन। ठीक है। और इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जब आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप समझदार नहीं हो पाएंगे। जब आपके अंदर समझदारी नहीं डेवलप हो पाएगी तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समझदारी इक्वल टू कामयाबी ही होती है। जितने अधिक आप समझदार होते चले जाएंगे उतने अधिक कामयाब होते चले जाएंगे आप। ठीक है। तो आपको इस प्रक्रिया को समझना होगा। एक विचार है ना, उसको बोलते हैं कि जितनी बड़ी सोच होगी आपकी उतनी ही बड़ी बरकत होगी आपकी ना। अगर आपकी सोच एसएससी लेवल की है, अगर आपकी सोच एमटीएस लेवल की है, तो आपके अंदर से जो मेहनत का फैक्टर निकलेगा ना, वो उसी लेवल का ही निकलेगा। इस चीज़ को समझिए। लेकिन अगर आपकी सोच $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन पाने की होगी, तो आपकी सोच का फैक्टर भी और आपकी मेहनत का फैक्टर भी उसी लेवल का निकलेगा। तो इसीलिए कहा गया है जैसी सोच वैसे ही बरकत। तो इसीलिए अपने सोच के दायरे को बड़ा करो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, तो आपका दिमाग भी एक्सपेंड हो। ये जो दिमाग एक्चुअली में क्या कहते स्कल के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये अपने अंदर ही एक्सपैंड होता है। एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसियों के माध्यम से बढ़ता रहता है। ये नहीं कि ये दिमाग आज क्या कहते हैं 2 का था तो कल 4 का हो जाएगा, इस तरह नहीं होता है। ये दिमाग फ्रीक्वेंसियों के माध्यम से बढ़ता रहता है, ये चारों दिशाओं में फैलता है। इस चीज़ को समझो। आज क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, कल आपकी नॉलेज बढ़ गई तो ये 400 किलोमीटर के रेंज में फैल जाएगा। मतलब समझो इस चीज़ को। आज आपकी नॉलेज इंडिया लेवल के इन केस ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। लेकिन कल मतलब आने वाले कुछ महीनों में आपकी नॉलेज इंटरनेशनल लेवल की होगी। अब क्या हुआ, आपका नॉलेज अभी इंडिया में फैला हुआ था 2000-3000 किलोमीटर में, ठीक है। लेकिन अब वो इंटरनेशनल लेवल में फैल गया 15,000, 20,000, 1 लाख किलोमीटर के आसपास। ठीक है। तो दिमाग इस प्रकार से एक्सपेंड होता है। दिमाग कैसे एक्सपेंड होता है? दिमाग नॉलेज के थ्रू एक्सपेंड होता है। बात समझ में आए? इसीलिए सोच बड़ी रखो, उसी से कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। टूडेज टॉपिक इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन टैक्स। देखो, इन्फ्लेशन मतलब पता होगा, टैक्स अर्थात हुआ कर। जब कभी भी किसी टॉपिक को तुम पढ़ा करो तो उसको तोड़ मरोड़ कर देखा जरूर करो, क्योंकि इससे जो मीनिंग जो शब्द लिखा गया है उसका अर्थ आपको समझ में आता है। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। कभी कभी महंगाई जो आती है ना मार्केट में, कर के बढ़ोतरी से आती। मान लो ड्यूरेशन ऑफ अ किंग, किसी राजा के दौरान किसी राज्य में कर में वृद्धि कर दी जाती है, तो उससे क्या होगा, जो वस्तुओं का दाम होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस आप भी जानते होंगे इस चीज़ को। जब बढ़ जाएगा तो लोग सामान को खरीद नहीं पाएंगे, तो सामान को वही लोग खरीदेंगे जिनके पास पैसा होगा अधिक से अधिक। आम जनता भूखे मरने लगेगी। एक तो महंगाई इस लेवल से भी बढ़ती है। ठीक है। टैक्स, मैं केवल टैक्स बता रहा हूँ, अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। आगे पढ़ते हैं। क्या है इन्फ्लेशन? इरोड द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्या करता है, जो पैसे की
कीमत है उसको नष्ट कर देता है। इरोड मतलब कुदेर देता है, कुरेद देता है प्रकार से, ठीक है, ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। एंड द पीपल हु होल्ड करेंसी सफ़र इन दिस प्रोसेस। देखो, जब पैसे की कीमत ख़त्म होने लगेगी तो जो तुम पैसा रखे रहोगे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। मतलब देखो, तुम्हारे बैंक में 100 रुपया है आज के समय, लेकिन 100 रुपये में तुमने 1000 किलो अनाज ले सकते हो। लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम होने लगेगी, बात समझ रहे हो, कम मतलब किस केस में, ये नहीं कि 2 से 1 पे होने लगी, तब तो मतलब तुम्हारी करेंसी मजबूत हो रही है। 2 से 3 होने लगेगी मतलब तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। बात समझो इस चीज़ को। तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम होने लगेगी मतलब मनी इरोड हो रहा है। तो इस केस में जहाँ तुम 100 रुपये का 1000 किलो अनाज खरीद सकते थे, अब तुम 100 रुपये का क्या कहते हैं 10 किलो अनाज खरीद पा रहे हो, या फिर 100 रुपये का 100 किलो अनाज खरीद पा रहे हो। पैसे की वैल्यू कम हुई कि नहीं कम हुई? ठीक है। अब इसको तुम एक तो अपनी कंट्री के सेंस में रखो, देखो इसको। अब इसी को दूसरी कंट्री के सेंस में कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करोगे? कि मान लो डॉलर की कीमत एक समय थी 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था, लेकिन अभी इस समय क्या है, 1 डॉलर बराबर 83 या 84 रुपया, फिर 82 रुपये के आसपास है। ठीक है। आने वाले समय में क्या हुई, क्या कहते हैं, 1 डॉलर लेके आओ और 83 रुपया लेके जाओ। ठीक है, मतलब तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। जो तुम पहले 1 रुपये बराबर 1 डॉलर जितना सामान खरीद सकते थे, आज तुम्हें 83 रुपया देना पड़ेगा, तब तुम 1 डॉलर जितना सामान खरीद के ला सकते हो। ठीक है। ये होता है जब तुम्हारा मनी इरोड होता है। ये जो केवल मनी इरोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको तुम नेशनल लेवल पर भी कनेक्ट करो और इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्ट करो। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। एज द गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग करेंसी, गवर्नमेंट को अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने की, एंड सर्कुलेटिंग इट इनटू द इकोनॉमी, और क्या कहते हैं प्रिंट करने के बाद उसको इकोनॉमी कंट्री में सर्कुलेट करने की। ठीक है। दिस एक्ट फंक्शन एज एन इनकम टू द गवर्नमेंट। ठीक है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ सस्टेनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एट द कॉस्ट ऑफ पीपल इनकम। यह सिचुएशन होता है, ठीक है, एक सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट अधिक से अधिक करेंसी को प्रिंट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, दो केस होता है। मान लो कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, अदर प्रक्रियाएं नहीं हो रही जिससे कंट्री की ग्रोथ हो सके, तो क्या करेगी गवर्नमेंट के पास? दो चारा रहेगा। पहला, या तो मनी को बोरो करेगी बाहर से, विदेश से, ठीक है, एट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अभी देखो जापान वगैरह अमेरिका को ले लो तुम, तो वहाँ पे बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे क्या कहते हैं तुमको लोन मिल जाता है, 0.5%, 1 1 1%, इतने रेट में इंटरेस्ट मिल जाता है। या तो गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करेगी, करेंसी को प्रिंट करेगी, प्रिंट करके इकोनॉमी में अपने सर्कुलेट करेगी। ठीक है। अब इससे लोगों के पास पैसा जाएगा, बैंक के थ्रू लोगों के पास पैसा जाएगा, सस्ते क्या कहते हैं दरों पे लोन मिलेगा, पैसा लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करेगा, कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ आगे होगी। ठीक है। ये प्रक्रिया होगी। आगे लिखा है दिस लुक एज इफ द इन्फ्लेशन इज वर्किंग एज अ टैक्स। यही जो प्रोसेस होता है ना, ये बताता है कि इन्फ्लेशन जो वर्क कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स वर्क कर रहा है। ठीक है। उसके बाद दैट इज हाउ द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स इज आल्सो नोन एज, क्या लिखा गया है, सिग्न्योरेज। ठीक है। देखो लिखा गया इंग्लिश वर्ड न्यूरेज। ये देखो क्या लिखा, दैट इज हाउ द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स इज आल्सो नोन एज सिग्न्योरेज। तो इसका मतलब जानना, एक बार ट्राई करते हैं, जरा हम गूगल को खोलते हैं, इसका मतलब जानना आवश्यक है। एक्चुअली में कुछ मीनिंग होती है, ठीक है, इकोनॉमिक, उस चीज़ को तुम पढ़ा करो। जब तुम उस चीज़ को पढ़ते हो
तो वो चीज़ें तुमको समझ में आती हैं कि चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। वेट अ मिनट, वेयर आर यू गोइंग। यस, EIG, सिग्नियोरेज और AGE, इसका मतलब क्या होगा? उभार, टक्कर, कॉलिजन, टकराव, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली बोला जा रहा है ना। टक्कर है, कॉलिजन। अब तुम इस चीज़ को करेक्ट करो वहाँ से, इसका तात्पर्य होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज हाउ द टर्म इन्फ्लेशन इज नन एज सिग्नियोरेट। एक्चुअली में टकराव की स्थिति पैदा क्यों होती है, ठीक है, कॉलिजन प्रोसेस जो ये बता रहा है। एक्चुअली में होता इसलिए है क्योंकि जब मनी प्रिंट की जाती है तो ये एक्चुअली में क्या होगा, या तो टैक्स इंक्रीमेंट होगा, अब लोगों के पास पैसा जाएगा, ठीक है, तो दोनों में टकराव की स्थिति ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। तो साइग्नियोरेज मतलब होता है टकराव, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एट द लेवल टू व्हिच द गवर्नमेंट में गो फॉर डिफिसिट फाइनेंसिंग। इन्फ्लेशन ऑलवेज उस लेवल पर होता है कि गवर्नमेंट में गो फॉर डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग मतलब समझ रहे हो आप, वित्तीय घाटा बोलते हैं चीज़ों को, ठीक है। जब तुम कोई व्यापार कर रहे होते हो, तुम अधिक से अधिक लोन ले लेते हो, ठीक है। लोन ले लिया, मान लो कंट्री ने, जितना उसकी इनकम उससे ज़्यादा लोन ले लिया, नेशनल इनकम से ज़्यादा लोन ले लिया किसी कंट्री ने, तो जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को जब भरा जाता है उसी को बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। जो वित्तीय है घाटे को उसको भरना। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। Level of deficit financing is directly reflected by the rate of inflation. Okay, it could also be used by government in the form of prices, या prices के फॉर्म में भी यूज होता है। ये इन्फ्लेशनरी टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ। एंड इनकम पॉलिसी अंडर हुइच कंपनीज पे इन्फ्लेशन टैक्स, कंपनी जो है इन्फ्लेशन टैक्स पे करती हैं ऑन द सैलरी इंक्रीजेज अबव द सेट लेवल प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, जो एक्चुअली में सैलरी वगैरह इंक्रीज नहीं होती हैं, ये मार्केट के प्राइस के आधार पे ही इंक्रीज होती हैं। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होता है, उसी प्रकार से सैलरी पर भी इफेक्ट आता है। तो इस प्रोसेस को दिमाग में लगा के रखो, ठीक है। अब तुम सैलरी को इन्फ्लेशन से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, तीनों चीज़ों से कनेक्ट करो, तब यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप समझ रहे हो ना, स्पाइरल शेप। एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हिच रिजल्ट आउट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ बेज एंड प्राइस इंट्रैक्शन। जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होता है तो एक्चुअली में बेज और प्राइस के बेज और प्राइस के इंट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस तरह काम करता है। देखो, जब बेज मतलब समझ रहे हो ना, मजदूरी, लिबर्टी बेजेस प्रेस प्राइसेज अप एंड द प्राइसेज पुल बेजेज अप। दो कंडीशन यहाँ बताई गई है। व्हेन बेजेज प्रेस प्राइसेज अप, जब बेजेज के द्वारा मतलब ट्रक पे जो मजदूर काम कर रहे हैं या फिर कोई गोदाम पे काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बेज ज़्यादा मांगने लगते हैं, ठीक है, उनकी लिबर्टी ज़्यादा होने लगती है। तब क्या होगा, उस कारण से भी प्राइसेज अप होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अप होने में उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। केवल एक फैक्टर नहीं होता है कि इनपुट कॉस्ट या फिर रॉ मटेरियल, उसके पीछे जो हार्ड वर्क लग रहे हैं, ठीक है, तो लेबर काम कर रहा, मशीन नहीं काम कर रहा, मशीन बनाने वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक, ये सब चीज़ें डिपेंड रहती हैं। जब कंपनी खोला इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके, तब कंपनी ओपन करना है, फिर कंपनी चलाना। अब देखो, तुम यहाँ से कंपनी खोलने तक का ज्ञान दिमाग में फिल कर रहे हो, तो इस चीज़ों को उस लेवल तक रन करते हुए ले जाओ, दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्राइसेस पुल बेजेज अप इज नन एज द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। दो चीज़ जानना है यहाँ पे, जब बेजेज प्राइसेस अप होता है और प्राइसेस पुल बेजेज अप, ठीक है, या फिर दो कंडीशन है, एक तो बेजेज के द्वारा प्राइसेस को अप कर दिया जाएगा, और दूसरा या तो जो प्राइसेस रहेंगे प्रोडक्ट को, वो बेच को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने लगेगी
तो लोग जो मज़दूर हैं वो खाने के लिए क्या कहेंगे, सर हमारी सैलरी बढ़ाइए, ठीक है, जो हमें लिबर्टी मिल रही है उसको आप इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। दो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। दो कंडीशन है, इसको आपको समझ जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेज प्राइस स्पाइरल, इसको भी कहते हैं। दिस बेज प्राइस इंट्रैक्शन वाज सीन एज अ प्लेजिबल काज ऑफ इन्फ्लेशन इन द ईयर 1935 इन द यूएस इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1935 में यूएस इकोनॉमी ये चीज़ देखा गया था। देखो एक्चुअली में देखो, अधिकतर चीज़ें जब तुम इकोनॉमी में पढ़ोगे या तो तुम उसको वेस्टर्न कंट्री के माध्यम से जानोगे या तो तुम इकोनॉमी के सॉरी यूएसए के माध्यम से जानोगे। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, साइंस और टेक की जो शुरुआत हुई वो उस क्षेत्र से हुई थी। हुई तो हमारे इंडिया में थी क्योंकि इंडिया में भी आविष्कार बहुत मतलब अधिक लेवल का हुआ था, लेकिन रीज़न है उस चीज़ को डायरेक्शन नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ ये हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। अभी तुम जब पढ़ोगे ना विश्व युद्ध तो ध्यान से पढ़ना, देखना क्या होता है। जब जर्मनी और ब्रिटेन में वार हुआ तो दोनों के बीच में समझौता हुआ, ना तुम मेरी यूनिवर्सिटी पे बम गिराओगे ना मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे बम गिराऊंगा, ठीक है। सोचो मतलब माइंड किस लेवल का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर किसी देश की शैक्षिक व्यवस्था मतलब शिक्षा व्यवस्था डैमेज होती है तो देश कम से कम 100 साल तक पीछे चला जाता है। वही हुआ इंडिया के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया क्या कहते हैं आक्रांताओं के द्वारा, ठीक है। जब उसको जलाया गया तो उसी का क्या कहते हैं परिणाम है अभी तक हम टेक्नोलॉजी में उस लेवल तक नहीं जा पाए हैं। हमारी समझ अभी स्टैगनेंट पोजीशन, अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यही रीज़न है, ठीक है। हम 100 साल तक अभी उसको जलाने से 100 साल से ज़्यादा हम पीछे चले गए, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही रैपिडली इवॉल्व किया। क्या कहते हैं साइंस के सेक्टर का सबसे बेस्ट सेक्टर आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उस चीज़ को हमने पकड़ लिया और इंडिया आईटी हब बनने चल पड़ा, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या कहते हैं प्रभुता है, ये तो हमारी महानता है, ठीक है। और इंडिया में दिमाग की कमी तो थी नहीं, लेकिन अब वही प्रक्रिया हुई ना, वहाँ पे साइंस एंड टेक का एवोल्यूशन तेज हुआ, फास्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हुआ। इसी कारण से जितने भी इकोनॉमी के टॉपिक अधिकतम वहाँ रिलेटेड होते हैं वो वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। उसी से रिलेट करके हम पढ़ते हैं और उसी से रिलेट करके हम अपनी इकोनॉमी में भी उसका यूज करते हैं। सुधार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज पॉपुलरली यूज इन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंटिंग। जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये है ना, ये एक्चुअली में किसी भी बिजनेस का या फिर किसी भी कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ फर्म कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द इफेक्ट ऑफ करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ध्यान देना, कोई भी फर्म अपना जो प्रॉफिट है, प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट आता है उसको जानते हो कैसे कैलकुलेट करेगी, जो मार्केट का करंट रेट का इन्फ्लेशन रहेगा उसी के हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करेगी। इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि उसी के बेस पे वो सैलरी भी देना है। तो जो एम्प्लॉई उसकी कंपनी में काम, उसकी फर्म में काम कर रहे हैं, वो भी अपना खर्चा मार्केट की महंगाई के हिसाब से ही करेंगे ना। ड्यू टू दिस कंपनी को भी उसी हिसाब से उनको खर्चा भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसी क्या कहते हैं मार्केट के प्राइस के आधार पर, ठीक है। इसीलिए इसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। इन्फ्लेशन को देख के अपने प्रॉफिट को अकाउंट करना, देन आफ्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। सच प्रॉफिट आर द रियल प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिच कुड बी कंपेयर टू द हिस्टोरिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक बेस ईयर लिया जाता है किसी भी इन्फ्लेशन को टैकल या काउंट करने के लिए, ठीक है। उसी बेस ईयर के आधार पे हम देखते हैं अभी इन्फ्लेशन का रेट क्या है, कैसा। अभी यार कल को मान लो टमाटर 2 रुपया किलो हो जाए, आलू सस्ती हो जाए, 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया किलो हो जाए, तुमको 100 रुपया दे दूँ तो मार्केट से बोरिया भर के सामान खरीद ले आओगे ना। ये जानते हो क्या शो करता है, ये तुम्हारी इकोनॉमी की मजबूती शो करता है। तो इस चीज़ को समझो यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, आगे देखते हैं। मैं एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस इन्फ्लेशन चैप्टर से, पढ़ लो
क्योंकि एक एक टॉपिक कोई पढ़ाएगा नहीं, पूरे यूट्यूब पे सब समरी लेके चले आए हैं और डिटेल में पढ़ा के भाग गए। मैं तुम्हें इस पूरी किताब पर रमेश सिंह का एक एक टॉपिक पूरा अपलोड करके पढ़ाऊंगा। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। लिसन दैट। अगर पढ़ लोगे तो इकोनॉमी फिर दोबारा भूलोगे नहीं। इन्फ्लेशन प्रीमियम, प्रीमियम का अर्थ समझते हो? प्रीमियम मतलब हुआ कोई भी चीज़ या तुम अपने जीवन में प्रीमियम कब यूज करते हो? सब्सक्रिप्शन के लिए। जब किसी चीज़ का तुम फ्री में नहीं पैसा दे के उपयोग करते हो, वो प्रीमियम चीज़ें हो जाती हैं, क्वालिटीदार हो जाती हैं, उसमें कुछ खासियत होती है। ठीक है, इसीलिए इसको इन्फ्लेशन प्रीमियम बोला गया। लिसन दैट, इसमें है क्या क्या? द बोनस, ठीक है, द बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन टू द बोरोवर इज नन एज द इन्फ्लेशन प्रीमियम। जो बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सॉरी, जो बोनस इन्फ्लेशन के द्वारा लाया जाता है, किसके लिए? बोरोवर्स के लिए, लोन लेने वालों के लिए, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सोचो, तुमने अभी लोन लिया 2% पे, अब महंगाई कल को बढ़ गई 7.5%। अब दिमाग लगाओ, तुमने लोन लिया था 2% पे, महंगाई बढ़ गई 7.5% पे। सोचो तुम्हारा मजा है कि नहीं? मजा है। तुमने 2% में 50 लाख ले लिया, अब जो लोन पड़ा 7.5% पे ले रहा है, तुम्हारी चाहे इच्छा कहे तुम 2% वाले लोन को 7.5% पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, तो मज़ा आया कि नहीं? मज़ा है। तो लॉजिक को कनेक्ट करो चीज़ों को, हर चीज़ को। जैसे मैंने बोरोवर्स के बारे में बताया, अब यहाँ पे खुद को रख कर देखो, तुरंत यहाँ पे बैठ जाओ, किताब मत बैठ जाना, लेकिन खुद को रख के देखो। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। द इंटरेस्ट बैंक चार्ज ऑन दियर लेंडिंग इज नोन एज नॉमिनल इंटरेस्ट। बैंक चार्ज करता है ड्यूरिंग द लोन देते समय, उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। व्हिच माइट नॉट बी द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो नहीं होती है। किस चीज़ की बात कर? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की। पेड बाई बोरोवर टू द बैंक, पेड बाई बोरोवर, पेड बाई बोरोवर, जो बोरोवर की दिया जाता है, किसके द्वारा? बोरोवर के द्वारा दिया जाता है, किसको? बैंक को। ठीक है, टू कैलकुलेट द रियल कॉस्ट ऑफ अ बोरोवर, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोवर कैलकुलेट करने के लिए, इज पेइंग ऑन इट्स लोन, जो अपने वह लोन पर दे रहा है। ठीक है, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एडजस्टेड विद द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो नॉमिनल रेट जो पहले बैंक दे रहा था, अब जो बोरोवर ने नहीं लिया है, ठीक है, जब उससे वो चार्ज कर रहा है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। यही होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। दस द इंटरेस्ट रेट बी गेट इज नॉन एज द रियल इंटरेस्ट रेट। इस समय जब नॉमिनल रेट से इन्फ्लेशन के रेट को मैच करके एडजस्ट कर दिया जाता है, अब जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, कभी अगर तुम शेयर मार्केट चलाए हो, मान लो तुमने 5 शेयर खरीदा, और 5 शेयर खरीदा, इस समय क्या कहते हैं, उसकी ग्रोथ 2% है। 5 शेयर खरीदा, इस समय ग्रोथ 2% है, 4% मान लो। लेकिन होता क्या है, कुछ क्षण बाद वो डाउन हो जाता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, जो तुम शेयर खरीदे रहते हो, और घट के वो 8% हो जाता है। 8% हो गया। अब तुमने क्या किया, तुमने 10 शेयर खरीद लिया। तुमने क्या किया, 10 शेयर खरीद लिया ना। अब जैसे तुम 10 शेयर खरीदते हो, जो 5 शेयर पहले तुम उतने महंगाई खरीदते, लेकिन घटने के कारण क्या कहते हैं, तुम्हारा जो पैसा वो माइनस में दिखाने लगा, तुमको 200-250 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन तुम जैसे तुम क्या कहते हैं 10 शेयर खरीदते हो, तुरंत क्या कहते हैं, वो जो पहले वाला शेयर खरीदा है और अभी वाला जो खरीदा है, ये दोनों मिलकर एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये रियल एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यही तुम्हारी रियल कॉस्ट होती है, ये रियल रेट होता है। बात समझ में आई? पहले जो था नॉमिनल था, अब जैसे तुमने खरीद लिया, मतलब क्या हुआ, महंगाई में इन्फ्लेशन आया, ग्राफ डाउन हुआ ना ग्राफ डाउन हुआ, पहले अप था, डाउन होने का तुमने यहाँ पे शेयर खरीद लिया, पहले तुमने यहाँ पे शेयर खरीदा था। अब दोनों क्या कहते हैं, आपस में एडजस्ट होके इसका रियल रेट बता रहे हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रियल इंटरेस्ट इज ऑलवेज लोअर देन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज डाउन होता है, किससे? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से। इफ द इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस, अगर इन्फ्लेशन
उसकी जगह लेता है। मतलब इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस, डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन प्रीमियम। जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं होता है, इन्फ्लेशन डिफिनीशन और बन गई, उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक डिफिनेशन ऊपर मैंने बताई थी बोनस जो इन्फ्लेशन के द्वारा बारोवर के लिए लाया जाता है, ठीक है। या फिर तुम इस तरह कह सकते हो द ड्रास्टिक मूवमेंट, या फिर कोई मतलब जो बैंक के लिए एक्चुअली में इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है समस्या क्रिएट कर देता है। जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए जब समस्याएं क्रिएट होती है इन्फ्लेशन के द्वारा तो उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। और बारोवर के लिए जो चीज़ मतलब खुशी पैदा कर देता है, ठीक है, उनके पैसे में बढ़ोतरी कर देता है, उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। दोनों तरीके से तुम समझ सकते हो। अब मैंने कम बताया इसके बारे में, तुम अधिक इसके बारे में सोचो। ठीक है, आगे है राइजिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम सोज डिप्लेटिंग प्रॉफिट ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। इन्फ्लेशन प्रीमियम के बढ़ने के कारण जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब लोन देने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद परिणाम होता है। ठीक है, उनके प्रॉफिट में डिप्लेशन आने लगता है, घटाव आने लगता है एट टाइम्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, इन्फ्लेशन ऑफ प्रीमियम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए द लेंडर टेक अ रिकोर्स टू इंक्रीज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेंडर क्या कहते हैं, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको रिकोर्स करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। ध्यान देना, दिस इज व्हाई lending institution keep fine tuning their lending rates according to change occurring in the rate of inflation। एक्चुअली में होता क्या, कई इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहते हैं, सेट करते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट का रेट रहेगा, जिसका मार्केट का इन्फ्लेशन रेट रहेगा, उसी हिसाब से हम लोन के रेट को एडजस्ट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे घाटा भी उनको हो जाता कभी कभी ना। अब तुमने जिस पे दिया था और मार्केट इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, अब तुमने तो भाई पॉलिसी अपनी बना रखी है ना, तो तुमको घाटा हो जाएगा। ठीक है, दिस जॉब हैज़ बिकम इजियर सिंस इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज स्टार्टेड बाय आरबीआई इन द फरवरी सन 2015। जितने भी लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा इजियर इसलिए हो गया, पहले तो क्या कहते हैं उनके पास ट्रैक करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन जब से आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इस इन्फ्लेशन को टारगेट करने लगा, तब से ये काम बहुत आसान हो गया। बात समझ में आई। आगे देखते हैं फिलिप कर्व, इसकी बहुत चर्चा है। ठीक है, फिलिप कर्व इसकी चर्चा है, ये गलत भी है और सही भी है। ठीक है, दोनों प्रक्रिया है इसमें, कहीं कहीं ये उपयोगी होता है और कहीं कहीं ये उपयोगी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है उपयोगी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, मतलब किस किस फील्ड में इसका उपयोग ज़्यादा है और किस किस फील्ड में उसका उपयोग कम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिक कर्व, यह एक ग्राफिक कर्व होता है व्हिच एडवोकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान देना इस चीज़ को, किसी भी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में हम रिलेशन बताते हैं तो हम फ्लिप कर्व क्या कहते हैं, कर्व का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल, इसमें कोई मतलब माठा या दही नहीं मारना, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, एज पर द कर्व देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू द कर्व के अनुसार क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, एक इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मतलब इन्फ्लेशन घटेगा। इस चीज़ को समझना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट घटा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा इन्फ्लेशन घटा, लेकिन ये हर जगह एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो तथ्य पूछ सकता है यूपीएससी, व्हाई दिस इज नॉट एडजस्टमेंटेबल इन योर इकोनॉमी। ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। द कर्व सजेस्ट दैट, कुछ हद तक है, द कर्व सजेस्ट दैट लोअर द इन्फ्लेशन हायर द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन लोअर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एंड हायर द इन्फ्लेशन लोअर द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन हायर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा लोअर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हो, बेरोजगारी, अगर आप हो तो समझ रहे हैं। आगे देखते हैं,
ड्यूरिंग द 1960 के दौरान दिस आइडिया वाज एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो उस समय नए नए अर्थशास्त्री पैदा हुए थे उनके लिए ये रोमांचित करने वाला आइडिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था लेमन ब्रदर क्राइसिस, डिफरेंट क्राइसिस आकर होने वाले हैं, ठीक है, जिसके कारण से ये आइडिया धराशायी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट हु डेवलप इट, अल्बन विलियम। अल्बन विलियम डेवलप किया था। हाउसको फिलिप्स 1415 में डेवलप हुआ। बिल फिलिप पॉपुलर नेम वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड न्यूजीलैंड एंड वाज एन इकोनॉमिस्ट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हेन ही प्रोपाउंडेड द आइडिया। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना। रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी बेस रेट, ध्यान देना। रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी बेस रेट इन द यूनाइटेड किंगडम, दोनों का रिलेशन बहुत तगड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान देना इस चीज को, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो बेस रेट है इसका चेंज होना। अब सोचो, प्राइसेज भाग रहे हैं, बेस रेट चेंज होगा। प्रोडक्ट के प्राइसेज भाग रहे हैं ना, कई कनेक्शन इसमें भी बैठेंगे। प्रोडक्ट के प्राइसेज आप जा रहे हैं, बेस रेट है, लेबलिटी है, मजदूरी है, ये बढ़ेगी क्योंकि इनको भी खाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, जिसका इनके पास पैसा ज़्यादा आएगा और ये तब सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रक्रिया हो गई कि नहीं हो गई। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस जाएंगे क्यों ज़्यादा, क्योंकि पीछे से डिमांड और सप्लाई का डिसरप्शन हो रहा है। और डिमांड और सप्लाई का डिसरप्शन होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ से क्या कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अब यहाँ पे फैक्टर आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना होने के कारण से जीडीपी में ग्रोथ कम है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। सोचो, गजब की कनेक्टिविटी है ना, दिमाग लगाओ। 1861 से 1951 पब्लिश इन द इकोनॉमिका 1958, ही प्रोवाइडेड एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज आइडिया। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई एविडेंस दिए। अर्ली 1960 में एक इकोनॉमिक विजडम इमर्ज हुए अराउंड द वर्ल्ड में, दैट बाई फॉलोइंग अ सर्टन काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिन्होंने कुछ अच्छी प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया। अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी चेक्ड फॉर एवर एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइटली हायरी इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट चेक किया जा सकता है, ठीक है, जब वो स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी रिड्यूस परमानेंटली, मतलब ये बता, अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंटली रिड्यूस भी किया जा सकता, लेकिन ये हो नहीं सकता। अनएम्प्लॉयमेंट को तुम परमानेंटली रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। द सेंटर, क्योंकि कर भी किसी भी चीज़ को परमानेंट रिड्यूस कर दोगे तो कई चीज़ें ठप हो जाएंगी। यहाँ अभी उसके पीछे कई कनेक्टिविटी, इसको आपको समझना है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया तो जो कोचिंगें चल रही हैं बड़ी बड़ी, तो कैसे चलेंगी बताओ। लोग बेरोजगार हैं तभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अब लोग जब नौकरी के पीछे भागेंगे तभी तो कोचिंगों का धंधा चलेगा, समझे कि नहीं। जब उनका धंधा चलेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था चलेगी। अरे उन्होंने भी कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें। तो इस चीज़ को समझो, इसीलिए बेरोजगारी का होना भी ज़रूरी है ना। जो तमाम पिक्चरें निकल रही हैं यूपीएससी आईएएस पे, चलो वहाँ चले मुखर्जी नगर, यहाँ वहाँ, किस लिए हो रही हैं, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि कुछ समय पहले क्या कहते हैं, जब स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया चला तो बच्चों का जो चावस था ना, लगन यूपीएससी की तरह, वो कम हो गई। तो नई नई पिक्चरें आने लगी, हम भी मनोज पांडे बनेंगे, चंबल से निकलकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये प्रक्रिया समझो, कॉमन मैन से ऊपर आओ, कॉमन मैन से उठ के न्यू मैन बनो, ठीक है। तो फिर से लगन लगी यूपीएससी में फिर से, और लोगों ने फिर हाचक के कोचिंग में एडमिशन कराया कि हम भी आईएएस बनेंगे, फिर से बनने लगे। तो चीज़ों को समझा करो, है ना।
तो गवर्नमेंट का कुछ फंड है, बड़ी बड़ी कोचिंगें पैसा दे रही हैं गवर्नमेंट को, तो यहीं से तो प्रक्रिया चलेगी साइकिल ना। तो गवर्नमेंट को भी कुछ बेरोजगारी रखनी है ना, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आती हैं। समझ में तभी आएगी जब तुम इस अर्थव्यवस्था को पढ़ोगे, इकोनॉमिक की भाषा को समझोगे कि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ये जो डॉट बनते हैं ये डॉट आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, समझो। तो बिना इसके तुम समझे उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। और इस चीज़ को समझने के लिए दिमाग का नियंत्रण होना अनिवार्य है। दिमाग को नियंत्रण करने के लिए ध्यान तो चाहिए ही, तो योग भी करना पड़ेगा, और वो तुमसे होता नहीं। दुविधा है ना तुम्हारे लिए, उनसे योग ध्यान तो होता नहीं है। वही मजबूरी है, तुम मैगी वाले बच्चे हो। मैगी खा के और दिन भर रील देख के जीवन को एकदम सुनसान रखना है। तुम दुनिया से कनेक्टिविटी ख़त्म कर दिए हो। तुम डिस्कस नहीं करते हो, तुम ना किसी से बात करते हो। तुम पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आपस में डिस्कशन करते थे, आधा मुद्दा वैसे तैयार। अब नहीं होता ये सब। तुम बिजी हो अपने मोबाइल में, पढ़ के उठे, वेब सीरीज खोले, 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तो इसको खोलो, यहाँ से देखना चालू करो। ये तीसरी आँख है, ठीक है, ये शंकर भगवान वाली। तो कुछ इस चीज़ से सीखो ना। एक तो इतने महान महान भगवान तुम्हारे यहाँ हुए हैं, तुम उनसे समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे पढ़ के उठा करो, पानी वानी पिया करो, और दिमाग जैसे मोबाइल की तरफ भागे, आंख बंद करके बैठ जाया करो, और कम से कम आधा घंटा बाद उठा करो। फिर देखो दिमाग की शक्ति। तुम जो एक्टिविटी करके उठते हो ना, जैसे आंख बंद करते हो, सब रिकॉल होने लगती है। और दिमाग की स्पीड, मन की स्पीड तुम समझते ही हो, 20 मिनट में सब रिकॉल, फिर से रिवीजन, पूरा एक अक्षर पूरा रिवीजन। गजब की शक्ति है। और उसके बाद अगर तुम भूल जाओ तो बताओ। बात समझ में आया? ये प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को समझो, इसी में आनंद है। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ पढ़ो, क्योंकि मज़ा आने वाला है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, सीखो पढ़ना कैसे है। तुम कोचिंग जा रहे हो रटने के लिए, वहाँ समझने के लिए नहीं जा रहे हो। तुम मेरे पास आओ पढ़ने के लिए, और हम बताएंगे पढ़ना कैसे है। क्योंकि पढ़ने से पहले तुमको कनेक्टिविटी बनाना सीखना है। बात समझ में आई? अगर तुम ट्रैक में फंसे हो तो अपने आप को ट्रैक करो, T=T, अपने इस फार्मूले को फॉलो करो। बात समझ में आई? और इस खोपड़ी को खोलो, तो जब ये खुलेगी तभी तुम चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, जोश से भरे रहो और ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि वही तो जीवन का सार है। समझ में आया? कहते हैं ना, बरसों तक वन में घूम घूम, बांधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। फिर क्या कहता है? सौभाग्य न सब दिन सोता है, और देखें आगे क्या क्या होता है। अगर तुम अंधेरे में हो मेरे बालक, तो समझ लो सौभाग्य जीवन में हमेशा अंधेरे में नहीं होता है, एक न एक दिन जागता है। और जब जागता है तुम ही अंबानी बन के निकलते हो, ठीक है। धन्यवाद।